नमस्ते दोस्तों। हमने पिछली क्लासों में एक पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल जो है पूरा कर लिया था। ठीक है, अब अपने देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हमारा आज का टॉपिक होगा, लेकिन उससे पहले अपने थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे जो इतिहास है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। ठीक है, इन 3 टाइम पीरियड्स में इसको बांटा और हमने प्राचीन भारत जो है शुरू किया था। प्राचीन भारतीय इतिहास जो है हमने शुरू किया था। मैं इसको प्राचीन काल लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हमने शुरू किया था। इसको फिर हमने आगे 3 भागों में इसको एक बार अपने बांट दिया। ठीक है, 3 भागों में इसको बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि प्राचीन जो इतिहास है का जो काल है वो बहुत बड़ा काल है। इसको हम अध्ययन की सुविधा से इसको आगे 3 भागों में बांटते हैं। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस तरह से 3 भागों में हमने इसको बांट लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े कालखंड है। इसको इस तरह से क्यों बांटा है वो देखते हैं। प्रागैतिहासिक किस काल को जो है प्रागैतिहासिक काल में लिखते हैं। यहाँ जो है लिपि का अभाव था। ठीक है, जैसे कि हमने पाषाण काल पढ़ा, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ पढ़ी, उसके अंदर हमने लिपि का कोई जिक्र नहीं किया, यानी कि उन लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लिपि का अभी विकास नहीं हुआ था। लिपि जैसे हम हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इस तरह से जो लिपि होती है वो लिपि जो है उस टाइम नहीं थी, इसलिए यहाँ लिपि का अभाव था। इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ ये जो इतिहास है वो पूरी तरह से पुरातत्व पर आधारित होता है। ठीक है, यानी पुरातात्विक साक्ष्य जो हमें मिलते हैं उससे हम उस काल के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आद ऐतिहासिक काल की। यहाँ लिपि तो थी, लिपि थी किंतु पढ़ी नहीं गई अभी तक। ठीक है, लिपि तो इस काल में थी लेकिन उसको डिकोड नहीं किया जा सकता, यानी कि वो एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। यानी मेरे मन में कोई भाव आया और मैंने उस भाव को एक चित्र के रूप में जो है प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, उसे बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि, और उसे अभी तक डिकोड नहीं किया गया, इसलिए इसे आद इतिहास में, यानी जो इतिहास आधा है, यानी कि हमें क्या हुआ, आधा इतिहास प्राप्त हुआ। लिपि तो हमें मिल गई लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए। जैसे कि हम अगला जो टॉपिक हम करेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता हमारा जो अगला टॉपिक है, उसके अंदर जो लिपि है सिंधु सभ्यता की लिपि को हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं, उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसलिए उसे किसे आद ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ठीक है, आद ऐतिहासिक काल में उसे लिखते हैं, यानी कि लिपि तो थी लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए। और ये भी लगभग क्या होता है, पुरातत्व के ऊपर जो है आधारित होता है। इसके अंदर जो हमें पुरातात्विक जो साक्ष्य मिलते हैं उन साक्ष्यों के ऊपर हम भरोसा करके उनको डिकोड करके या उनके ऊपर जो है इतिहास का पुनर्निर्माण उसका करते हैं, जो पुरातत्व साक्ष्यों के ऊपर पूरी तरह से हम निर्भर हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक जो काल था इसके अंदर हमें साहित्य और पुरातत्व, ठीक है, ये दोनों जो साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी हमें मिलते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। तो उस टाइम पीरियड को किस में रखते हैं, ऐतिहासिक काल में रखते हैं। जैसे यहाँ जो आद ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और प्रारंभिक जो वैदिक सभ्यता थी उसकी लिपि बहुत क्लिष्ट थी और उसे हम पूरी रूप से जो है डिकोड नहीं कर पाए। तो ये जो टाइम पीरियड था इसको हम किस में रखते हैं, आद ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक है, तो आज हमारा आद ऐतिहासिक काल का पहला टॉपिक जो होगा वो होगा सिंधु सभ्यता का टॉपिक। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता को हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं? सिंधु सभ्यता को इतना इम्पोर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता के मिलने से पहले, यानी कि जब सिंधु सभ्यता पूरी तरह प्रकाश में नहीं आई थी, उसका हमें ज्ञान नहीं था,
उससे पहले हमारा जो इतिहास है यानी भारत का जो इतिहास है वो वैदिक सभ्यता से शुरू होता था, ठीक है। जैसे ही सिंधु सभ्यता प्रकाश में आई, सिंधु सभ्यता के प्रकाश में आते ही हमारा इतिहास जो है लगभग 3000 ईसा पूर्व तक पीछे तक चला गया, ठीक है। यानी हम जो है विश्व के अंदर सबसे पुरानी सभ्यता में से एक सभ्यताओं में जाने लगे, ठीक है। तो हम इस सिंधु सभ्यता की बात आज करेंगे, ठीक है। ये सभ्यता जो है सिंधु नदी, प्रारंभ की बात कर रहा हूँ, जब प्रारंभ में इसके स्थल मिले तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है ये सभ्यता हमें मिली, इसलिए इसका नाम किस पे रख दिया, सिंधु नदी के नाम पे इसका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया, ठीक है। दूसरी बात, इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला शहर यानी सबसे पहला जो स्थल था जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हमें मिले, ठीक है, वो जो सबसे पहला स्थल प्रकाश में आया वो शहर था हड़प्पा। ये पाकिस्तान के अंदर है फिलहाल। तो इस शहर के जो है सबसे पहले प्रकाश में आने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सभ्यता किस तरह से जो है हमारे सामने आई। सबसे पहले एक आदमी थे चार्ल्स मैसन, ठीक है। चार्ल्स मैसन नाम का एक आदमी थे जिनको जो है सबसे पहले एक टीला दिखाई दिया, यानी एक टीला उनके जो है नज़र में आया जो हड़प्पा शहर का ही टीला था, ठीक है। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले 1826 के अंदर इस टीले को देखा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो प्रथम दृष्टा इसके थे वो थे चार्ल्स मैसन। उसके बाद में लगभग 1853 से 1856 के बीच में एक टाइम पीरियड आया जिसके अंदर क्या हुआ कि दो भाई थे, विलियम ब्रंट तथा जॉन ब्रंट, विलियम ब्रंट और जॉन ब्रंट, ये दो भाई थे। इनको ब्रंट ब्रदर्स भी बोलते हैं, ब्रंट बंधु, ठीक है। इन दोनों भाइयों ने लाहौर से कराची, कहाँ से, लाहौर से कराची के बीच में जो है रेलवे लाइन बिछाने का काम जो है ये दोनों भाई कर रहे थे, ठीक है। अब इन लोगों को क्या है, ईंटों की ज़रूरत पड़ी, यानी ईंटों की कमी इनके पास आ गई और अचानक से इनको ईंटों की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो हड़प्पा नगर का टीला था यहाँ से इन्होंने कुछ ईंटें उठा करके उस रेलवे लाइन के काम में इन्होंने उन ईंटों को लिया, ठीक है। तो ये दूसरा उदाहरण सबसे मतलब 2 नंबर पे जो है ये उदाहरण सामने आया जब हड़प्पा नगर के जो है साक्ष्य हमें दिखाई दिए, ठीक है। उसके बाद में जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व या निर्देशन में दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी है इसका नाम पूरा, दयाराम साहनी ने लगभग 1920 में यहाँ क्या किया, 1920-21 के अंदर यहाँ जो है खुदाई का काम किया, किसने, दयाराम साहनी ने। तो इस तरह से दुनिया की एक बहुत ही अच्छी सभ्यता जिसका नगर नियोजन इतना सुव्यवस्थित था कि आज के नगरों को भी वो मात दे दे, ठीक है। और उनका जो नगर प्लान था यानी नगर सिटी प्लान जिसको बोलते हैं वो इतना ज़बरदस्त था कि लोगों को ये लगता है कि उस टाइम के अंदर आज के जो नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के जैसी कोई संस्था वहाँ पर काम करती थी जिन्होंने उस नगर के प्लान को बनाया, जिसकी सड़कें जो थी एकदम शुरू होने के बाद पूरी सिटी के आर पार निकलती थी और एक दूसरे को वो 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, ठीक है। इस तरह की जो व्यवस्था थी, हर घर के अंदर पानी की व्यवस्था, कोई भी घर ऐसा नहीं था जो कि मेन रोड पर खुलता था, सिवाय 1-2 उदाहरण को छोड़ करके जो मेन रोड पर खुले, अंदर की गलियों पे सारे घर खुलते थे, ठीक है। इस तरह का जो प्लान जो था इस सिंधु सभ्यता को अपने आप में एक बहुत ही उत्कृष्ट सभ्यता बना देता है, ठीक है। और हमें अपने भारतीय होने पर जो है गर्व महसूस करवाता है, ठीक है। ये तो इसकी नॉर्मल सी बातें थी कि क्यों हम इसको पढ़ते हैं, कहाँ ये मिली, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि ये कौन कौन से जगह पर हमें इसके जो है स्थल मिलते हैं, ठीक है।
इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। ये हमें आज प्रेजेंट के अंदर इसके जो स्थल है वो 3 देशों में फैले हुए हैं, ठीक है। पहले तो है हमारा भारत, 2 नंबर अपना पड़ोसी पाकिस्तान, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन मजबूरी में लेना पड़ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान, और उसके बाद में अफ़गानिस्तान। इन 3 देशों के अंदर सिंधु सभ्यता के स्थल हमें मिलते हैं, ठीक है। कितने स्थल कहाँ मिलते हैं? टोटल लगभग 1400 के आसपास स्थल जो है हमें इसके मिले हैं, ठीक है। लेकिन उन सब 1400 स्थलों को हम नहीं पढ़ पाते, इसलिए हम लगभग 10 एक स्थल के आसपास या 7 या 8 स्थल हैं जिनसे लगभग 95% तक हमारे जो क्वेश्चन है पुट होते हैं, उन चीज़ों को हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे। अब बात करते हैं भारत की, तो उन 1400 स्थलों में भारत में लगभग 925 स्थल भारत में मिले, ठीक है, और पाकिस्तान में लगभग 475 स्थल मिले, और अफ़गानिस्तान में केवल 2 स्थल जो है मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में कहाँ कहाँ ये स्थल मिलते हैं। भारत के अंदर मिलते हैं जम्मू कश्मीर, जो कि अब के टाइम के अंदर क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है, ठीक है, JNK। उसके बाद में अपने बात करते हैं गुजरात, भारत में सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिले। उसके बाद में पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ठीक है, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। ये जो स्थल है, ये जो राज्य हैं भारत के, यहाँ पर हमें मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर पंजाब, सिंध और उसके बाद में दक्षिण बलूचिस्तान, ठीक है। इन जगहों पर पाकिस्तान में हमें जो है लगभग 475 के आसपास जो हमें स्थल मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में सिर्फ 2 ही स्थल मिलते हैं, एक तो है सुर्तगोई, दूसरा है मुंडी काक, ठीक है। इस तरह से जो है हमें स्थल मिले, कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता के अफ़गानिस्तान के अंदर सिर्फ 2 स्थल मिलते हैं, ठीक है। भारत के अंदर कौन कौन से स्थल मिलते हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से स्थल हैं, एक पूरा मैप बना करके हम देखेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर देखेंगे। आज हम सिर्फ जो है इसकी बेसिक चीज़ें जो कि जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़ देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन देख लिया हमें, कौन से देश के अंदर कितने स्थल मिलते हैं, ठीक है, कौन कौन से जो है उसके प्रांत या कौन कौन से उसके राज्यों में मिलते हैं, ठीक है। अब आगे अपने बात करते हैं कि इसका आकार कैसा था, ठीक है, और देख लेते हैं कि कौन सी जगह जो है सबसे उत्तर में थी, कौन सी सबसे दक्षिण में थी, और इसका मेजरमेंट इसका क्या था, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एक दिशाएं बना रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो सबको पता होता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ठीक है। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी का सबसे जो उत्तरी स्थल था, यानी कि पूरी सिंधु सभ्यता के अंदर सबसे जो उत्तरी स्थल था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मांडा, ठीक है। मांडा था जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आज उसको काट करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, लद्दाख और दूसरे में कश्मीर के अंदर उसको जो है बदल दिया गया है, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी उसके बना दिए गए हैं। तो उसके अंदर जो पुराना जम्मू कश्मीर जो होता था, वहाँ जो सबसे पहला जो यानी सबसे उत्तरी स्थल जो मिला है वो है मांडा, ठीक है। इसका सबसे पूर्वी स्थल जो कि यूपी के अंदर है उसका नाम है आलमगीरपुर, ठीक है। चिनाब नदी के किनारे कौन सा है? मांडा। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। आलमगीरपुर की अपने बात करते हैं, ये हिंडन नदी के किनारे मिलता है, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद में जो है सबसे दक्षिणतम स्थल है वो है दैमाबाद की बात अपने पहले भी कर चुके हैं। दैमाबाद ताम्र प्रशाणिक स्थल भी है ये, यहाँ से हमें ताम्र प्रशाणिक संस्कृति जो हमने पिछली क्लास में की थी
उस ताम्र प्रशानिक संस्कृति के स्थल भी हमें यहाँ से मिलते हैं, उसके साक्ष्य जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, दैमाबाद से। ये है प्रोरा नदी के किनारे, प्रोरा नदी के किनारे कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे दक्षिणतम स्थल है महाराष्ट्र में, क्या नाम है, दैमाबाद। कौन सी नदी के किनारे है, प्रोरा नदी के किनारे। और आलमगीरपुर ये स्थल है यूपी के अंदर, ठीक है। अब जो इसका सबसे पश्चिमतम बिंदु था उसका नाम था सुतकागेडोर, सुतकागेडोर, सुतकागेडोर। ये स्थल जो है ये है दक्षिण बलूचिस्तान में, दक्षिण बलूचिस्तान, ठीक है। और ये है दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी, ठीक है। ये एक नदी घाटी सभ्यता थी और इसके जितने भी स्थल मिले वो किसी ना किसी नदी के किनारे थे, ठीक है। इसलिए उस नदी का जो है हमें ज्ञान होना जरूरी है कि वो स्थल किस नदी के किनारे था, ठीक है। समझ में आ गई बात। नदी के किनारे ही उन्होंने अपने स्थल क्यों बनाए, एक तो उनको खेती करनी थी, तो खेती के लिए जो पानी की उपलब्धता उनको रहती थी, दूसरा खाने और पीने के लिए जो पानी की जो ज़रूरतें होती है वो नदी के पानी से वो पूरी करनी होती थी। इसलिए उन्हें अपने सारे शहर जितने मैक्सिमम स्थल जो है वो किसी ना किसी नदी के किनारे हमें मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आकार की। देखो एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि अगर मैं सुतकागेडोर से मांडा जाऊँ और मांडा से होता हुआ आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से दैमाबाद और दैमाबाद से फिर से मैं पहुंच जाऊं कहाँ, मांडा, तो इस पूरे रूट के अंदर जो आकृति बनती है वो लगभग एक त्रिभुज की आकृति होती है। पूर्ण रूप से त्रिभुज नहीं है लेकिन उसको त्रिभुज के लगभग वो त्रिभुज के बराबर की आकृति है, ठीक है, यानी उसकी शेप उसके जैसी है। तो बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी। किस आकार में, त्रिभुजा आकार में, यानी उसका आकार जो है त्रिभुज के आकार का था। और इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर था, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना, 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल था, जो आज के टाइम में हमें मिल चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर है जो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो हमें सभ्यताएं मिली है उनसे ये बहुत बड़ा सभ्यता जो है, ये जो क्षेत्रफल हमें है ये उनसे भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, ठीक है। इसीलिए जो हमारी सभ्यता है वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो इतनी अच्छी सुव्यवस्थित रूप से बसी हुई थी। वो एक नगरीय सभ्यता थी, यानी उस टाइम में जो है नगरों का विकास हो गया था। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि दैमाबाद जो है ताम्र प्रशानिक सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती थी। उससे पहले हमने देखा था कि वो एक ग्रामीण बस्ती के बारे में हमने उसके अंदर पढ़ा था, नावडा टोली, ठीक है। नावडा टोली जो थी वो ताम्र प्रशानिक काल की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। और दैमाबाद की जब हमने बात करी तो इसको मैंने कस्बा या बस्ती या छोटा शहर जो है बताया था, जो शहर का रूप ले रहा था। समझ में आ गई बात, यानी कि शहरीकरण जो है भारत के अंदर शुरू हो गया था। और उस शहरीकरण की प्रकाष्ठा यानी प्रथम नगरीयकरण जो था वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हुआ। समझ में आ गई बात। ये एक नगरीय सभ्यता थी, जैसे कि अपने आगे इसके बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता पूरी हो जाएगी तो वैदिक काल की अपने बात करेंगे, तो वैदिक काल जो था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है, इन शब्दों को जो है हमें समझने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इसके मेजरमेंट की। अगर मैं बात करूँ मांडा और यहाँ पर जो है दैमाबाद के बीच के अंदर दूरी जो थी वो थी 1400 किलोमीटर थी या है, अभी भी ये स्थल तो है ही, तो इनके बीच की दूरी क्या है, 1400 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पश्चिमी स्थल से पूर्वी स्थल के बीच की दूरी, यानी कि सुतकागेडोर से लेकर के आलमगीरपुर के बीच की दूरी थी वो लगभग 1600 किलोमीटर थी। कितनी, 1600 किलोमीटर थी, ठीक है। अब बात करते हैं सुतकागेडोर और दैमाबाद के बीच की दूरी। इसको जलीय सीमा भी कहा गया, क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र के जो पास है वो समुद्र लगता है। उसके बाद में अपने दक्षिण बलूचिस्तान की बात करें तो ऊपर कराची, बालाकोट, डाबरकोट, इस तरह से होते होते हम क्या पहुंचते हैं, सुतकागेडोर की तरफ पहुंचते हैं। ये हम अगली क्लास में जब मैप बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। तो ये जो सीमा थी ये लगभग 1300 किलोमीटर थी, यानी कि अगर जलीय सीमा के बारे में पूछ ही भी लिया जाए तो लगभग कितनी थी, 1300 किलोमीटर थी, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको पूरी तरह से जो है समझ में आ गई होगी। आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कौन सा स्थल कहाँ था और
हम कुछ एक 7 या 8 स्थल ऐसे पढ़ेंगे जिनमें से लगभग जो है 95% तक क्वेश्चन जो है उनमें से पुट हो जाता है। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उस पूरे जो लिंक जो हम आपको भेजते हैं या ये वीडियो अपलोड की जाती है उसके जो लिंक होते हैं उनको जो है शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।